एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन के सहित। आज की आपकी यह क्लास रहेगी। जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे सभी के आंसर भी आपको मिलेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। और पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 45 से 50 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बहुविकल्पी प्रश्न हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 5 तक। पहला है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इसका आंसर आपका रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आ नंबर वाला आंसर आपका इसमें सही रहेगा। दूसरा है, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर रहेगा राजगढ़। क्या आंसर रहेगा इसका? राजगढ़। तीसरा है, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाने में सहायता करती है कौन? मनुष्य का कौशल। तो बा नंबर वाला आंसर सही रहेगा। चौथा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? तो इसका आंसर आपका रहेगा सन 1934 में। पांचवा है, उड़ीसा के डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का प्रसिद्ध पर्वत है। तो इनका प्रसिद्ध पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे न्यायगिरी पर्वत। आ नंबर वाला आंसर आपका सही रहेगा। अब चलिए रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो आपका यहाँ पे छठा रिक्त स्थान है, ईस्ट इंडिया कंपनी की 1765 ईस्वी में रेड्डेस प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई थी इनको, तो यहाँ पे हम बंगाल लिख लेंगे। अगला है, केसरी अखबार डेड्डेस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो केसरी अखबार है वो मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को डेड्डेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन पद्धति में डेड्डेस अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है। तो जनता इसका आंसर रहेगा आपका। तो यहाँ पे हम जनता लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए डेड्डेस बनाए गए हैं। तो क्या बनाए गए हैं? कानून बनाए गए हैं। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न है 11 से 16 तक। तो यहाँ से हम पीडीएफ के थ्रू पूरे प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 11वें प्रश्न को। आपका यहाँ से ये प्रश्न है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ है, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका यहाँ से 12वां है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब और किसने बंगाल का दीवान बनाया? तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया। यहाँ पे पूछा गया था कि कब और किसने, तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया। 13वां प्रश्न समझेंगे, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा, भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी इत्यादि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से 14वां, विश्व के प्रमुख चाय उत्पादकों देशों के नाम लिखिए। तो विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों के नाम यहाँ पे निम्नलिखित है। पहला है श्रीलंका, चीन, जापान,
और इंडोनेशिया चाय के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका यहाँ से 15वां प्रश्न, संघवाद से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर रहेगा संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। आपका 16वां प्रश्न है यहाँ से, न्यूनतम वेतन से क्या आशय है? तो न्यूनतम वेतन से क्या आशय है? न्यूनतम वेतन जो किसी नियोक्ता द्वारा अपने श्रमिकों को भुगतान किया जाता है जिसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंध से कम नहीं किया जा सकता है, न्यूनतम वेतन कहलाता है। अब बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका 17वां प्रश्न है, रोलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? रोलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया था? तो रोलेट कानून का विरोध किया था, इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इसके खिलाफ क्या किया? सत्याग्रह का आह्वान किया, क्योंकि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, इसलिए भारतीयों ने रोलेट कानून का विरोध किया। तो ये आपका यहाँ पे 17वां प्रश्न पूरा हुआ। 18वां प्रश्न पढ़ेंगे। 18वां है, अंग्रेजों के काल में निम्न जातियों के लिए क्या नए अवसर आए? अंग्रेजों के काल में निम्न जातियों के लिए क्या नए अवसर आए? तो इसका आंसर है, निम्न जाति के लिए स्कूल खोलने लगे थे। जो निम्न जाति थी उनके लिए स्कूल खोले गए। शहरों में रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे थे और शहरों में उनके लिए रोजगार के अवसर भी सामने आए, जैसे मकान, पार्क, सड़क, नालियां, बाग, मिले, रेलवे लाइन इत्यादि के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। तो निम्न जातियों के लिए इस तरह के यहाँ पे नए नए अवसर आए थे। अब 19वां प्रश्न है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो पहला है आपका यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान आरंभ किए। इसलिए किए थे राष्ट्रीय उद्यान आरंभ? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान आरंभ किए। दूसरा है जैवमंडल निश्चय। तो इसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया। तो ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न है और आपको यहाँ पे मॉडल पेपर बताया गया है, कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन जो प्रश्न बताए हैं इससे आप 45 से 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और ये 20वां, स्थानांतरी कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? तो स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि स्थानांतरण कृषि कहलाती है। स्थानांतरण यानी कि जगह जब यहाँ पे जो भी फसल बोई जाती है उसकी अदला बदली करके बोई जाती है, उसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं। और इसकी यहाँ पे हानियां हैं, मृदा अपरदन होता है। इससे क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। दूसरा है वनों का ह्रास होता है। तीसरा है पर्यावरण प्रभावित होता है। मृदा अपरदन होता है, वनों का ह्रास होता है और पर्यावरण प्रभावित होता है। अब 21वां प्रश्न जल्दी से पढ़ेंगे। 21वां है, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। तो ये आपका यहाँ पे 21वां प्रश्न हो गया है। अब 22वां प्रश्न पढ़ेंगे। 22वां है, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखें।
कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? सरकार के जो 3 अंग हैं उनके नाम बताने हैं। साथ में कौन सा अंग कानून को लागू करता है ये भी आपको बताना है। तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। तो सरकार के 3 अंग यहाँ पे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और जो कार्यपालिका है वो ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखता है। और ये आपका यहाँ से 22वां प्रश्न है। ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलाने से जनता को लाभ हुए हैं। तो यात्रा का सुलभ साधन, रेलगाड़ियों ने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में आसानी प्रदान की गई है। दूसरा है वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि। तो रेल मार्गों ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामानों के आदान प्रदान एवं कृषि उत्पादकों को शहरों तक पहुंचाना सरल किया है। तीसरा है आपका रेलगाड़ियों ने देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ा है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क बढ़ा है। तो इस तरह से हेडिंग डालनी है, रेलगाड़ियों ने देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ा है। और फिर आगे आपको लिखना है, इससे अलग-अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बढ़ा है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये आपका यहाँ से 24वां है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने किन्हीं 2 महापुरुषों के योगदान का वर्णन करना है। पहला है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज का नारा दिया और जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया। दूसरा है भगत सिंह। तो भगत सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों के जरिए महत्वपूर्ण योगदान दिए और अपनी शहादत से स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। तो ये आपका यहाँ से 24वां प्रश्न है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। और ये यहाँ से आपका 25वां प्रश्न। तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। तो पहले आप इतनी यहाँ से परिभाषा का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद ये यहाँ से और ये आपका यहाँ से 26वां प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो किसी भी देश के लिए संविधान की जरूरत होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ये आपका यहाँ पे पहला है आदर्शों को सूत्रबद्ध करना। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। दूसरा है देश की राजनीतिक सत्ता तय करना। संविधान द्वारा ही किसी देश की शासन व्यवस्था निर्धारित होती है और सत्ता के दुरुपयोग को रोकना संविधान ही ऐसे नियम तय करता है। और ये चौथा 5वां पॉइंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो 45 से 50 अंक आपको दिलवाएंगे। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है।